गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोगों ने एचआरए का प्रोविजंस देख लिया था और एक दो बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी लगाए थे। आज हम लोग 4-5 और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं एचआरए पे, ताकि एचआरए बिल्कुल हम लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठाते हैं और आप लोग को क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, मैं पढ़ भी देता हूँ। रेसिडेंट ऑफ भोपाल मिस्टर विवेक gets 72,000 as salary, 6,000 as dearness pay under the terms of employment, 6,000 as dearness allowance and rupees 10,000 per annum as fixed commission during the previous year. Besides, he also gets 12,000 advance salary for April and May 2020. During the previous year, he received 30,000 as HRA, though he paid rupees 36,000 as rent. Compute house rent allowance exempt from tax. ओके, तो भोपाल का एक निवासी है और ये जो भोपाल में रहते हैं साहब, उनकी हम लोग को ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि इनकी बेसिक सैलरी है कितनी, तो इनको बेसिक सैलरी मिली है 72,000। ओके, उनको डियरनेस पे मिला है, उनको डियरनेस अलावेंस भी मिला है। अच्छा, ठीक है, तो इनको डियरनेस पे मिला है 6,000 और डियरनेस अलावेंस भी है 6,000। तो 6,000 का डियरनेस पे और 6,000 का डियरनेस अलावेंस। ठीक है, कह रहा है कि इसके अलावा 10,000 है उनको कमीशन मिला है, तो फिक्स्ड कमीशन दिया हुआ है। फिक्स्ड कमीशन फिक्स्ड है ये। ठीक है, कितना? 10,000। अच्छा, फिर कह रहा है कि उसके अलावा उनको 12,000 एडवांस सैलरी भी मिली है, तो एडवांस सैलरी भी मिली है। और एडवांस सैलरी कितनी मिली है? एडवांस सैलरी उनको मिली है 2 मंथ की। कौन कौन से मंथ की? अप्रैल और मई, अगले साल की अप्रैल और मई की मिली है, और ये मिली है इनको 12,000। ओके, फिर कह रहा है बस उनको एचआरए रिसीव हुआ है, एचआरए रिसीव हुआ है उनको 30,000 का, और उन्होंने रेंट पे किया है, रेंट पे किया है 36,000। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी है और आपसे कह रहा है कि एचआरए एग्जेम्प्ट निकालो। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग प्रोविजन लिख देते हैं। सो व्हाट वी हैव द प्रोविजंस। प्रोविजन की बात करें तो हमारे पास प्रोविजन था, मैं प्रोविजन इधर लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टैक्सेबल या कह सकते हैं एक्चुअल एचआरए कितना मिला है? एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, और एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड हमारे पास कितना है? 30,000। तो यहां पे लिख देंगे 30,000। फिर लिखेंगे लेस exempt अंडर सेक्शन 10(13)A। कितना एग्जेम्प्ट होगा ये अभी हमें पता नहीं है, छोड़ देते हैं। और ये आ जाएगा आपका टैक्सेबल अलाउंस, टैक्सेबल अलाउंस। ठीक है, फिर कह रहा है लीस्ट of the following is exempt. Least of the following is exempt. उसमें पहला था प्रोविजन एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा था 40% ऑफ सैलरी। क्यों 40%? क्योंकि ये हमारे भोपाल में रहते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल एचआरए कितना रिसीव हुआ है। सर एक्चुअल एचआरए रिसीव हुआ है 30,000। एक्चुअल एचआरए कितना रिसीव हुआ है 30,000। रेंट पेड कितना है सर, रेंट पेड दिया हुआ है 36,000 और 36,000 माइनस 10% ऑफ, मुझे अभी ऑफ पता नहीं है, ठीक है। फिर यहां लिख देते हैं 40%, क्योंकि भोपाल में है तो 40% ऑफ और फिर हमको पता नहीं है कितना अमाउंट है। तो अब हम लोग निकालेंगे मीनिंग ऑफ सैलरी। मीनिंग ऑफ सैलरी, तो मीनिंग ऑफ सैलरी में आता है आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट या सैलरी, और फिर कमीशन परसेंटेज ऑन टर्नओवर, यही था फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, ठीक है। बेसिक सैलरी हमको दिया हुआ है 72,000, ठीक। जल्दी से सोचो और दिमाग लगाओ कि एडवांस सैलरी जो है क्या वो भी सैलरी है मेरी। 72,000 तो बेसिक सैलरी हो गई साल भर की, ये जो 12,000 की एडवांस सैलरी मिली है 2 महीने की हमने आपको एडवांस में दे दी है, क्या ये भी मेरे सैलरी का हिस्सा है? क्या ये भी मेरे मीनिंग ऑफ सैलरी में जाएगा? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एचआरए जो अलावेंस है वो प्री डिटरमाइंड है, पहली चीज। और दूसरी बात है कि हम आपको जो एनुअल सैलरी होती है, जो आपकी बेसिक सैलरी है, उसके हिसाब से हम आपको देते हैं। अब अगर आप 10 महीने का एडवांस ले लोगे तो हम 10 महीने का आपको एचआरए भी नहीं एडवांस में दे देंगे। आगे कहानी समझ में? अलावेंस इज ऑलवेज गिवन विथ योर सैलरी, जो कि आपकी बेसिक नॉर्मल सैलरी होती है। अब आप 10 महीने का, 2 साल का, 5 साल का एडवांस पहले ही ले लोगे तो आपको 5 साल का एचआरए भी एडवांस में नहीं मिलेगा। यानी कि एचआरए विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर बेसिक सैलरी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस सैलरी। यानी कि एडवांस सैलरी जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 72,000 लेंगे, 12,000 की जो एडवांस सैलरी है वो नहीं लेंगे। पॉइंट नंबर 1, इसको नोट करके लिख भी सकते हो, एडवांस सैलरी डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ मीनिंग ऑफ सैलरी while calculating HRA. Okay sir. Now next thing, डियरनेस पे भी दिया, डियरनेस अलावेंस भी दिया। डियरनेस पे तो हम लोग लेते ही लेते हैं, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, 6,000। डियरनेस अलावेंस की बात करें तो डियरनेस अलावेंस के लिए हम लोगों ने पिछले क्लास में पूरा प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया था, और आप चाहे तो पिछली वाली क्लास देख भी सकते हैं। डियरनेस अलावेंस के लिए कहा गया है कि अगर सिर्फ और सिर्फ डियरनेस अलावेंस दिया होगा तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक। यानी कि हम जो ये जो डियरनेस अलावेंस दिया है इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक। अच्छा, कमीशन की अगर हम बात करें तो कमीशन जो होता है, अगर फिक्स्ड कमीशन दिया है, सिर्फ क्या दिया हुआ है? फिक्स्ड कमीशन, तो हम फिक्स्ड कमीशन को फिक्स नहीं मान लेंगे, क्योंकि फिक्स लेने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर होना चाहिए, टर्नओवर पे फिक्स परसेंटेज होना चाहिए। कमीशन फिक्स होना अलग है कि कमीशन फिक्स होने का मतलब कि साहब 6,000 फिक्स कर दिए, अब तुम 1 लाख की सेल कराओ, 10 लाख की सेल कराओ, 50 लाख की सेल कराओ, तुम्हारे पास जो कमीशन देंगे वो हमेशा हर साल कितना देंगे? 6,000 ही देंगे, क्योंकि वो फिक्स कर दिए हैं। और फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि मैं तुम्हें 5% दूंगा, ये फिक्स है। 5% तुमको दूंगा, ये फिक्स है। किस पे? टर्नओवर पे। अब अगर टर्नओवर 1 लाख हुआ तो 1 लाख, 2 लाख हुआ तो 2 लाख का 5%, 10 लाख हुआ तो 10 लाख का 5%, ठीक। तो जब हम कमीशन का परसेंटेज फिक्स कर देते हैं तब हम उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर कमीशन फिक्स किए होंगे तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब कि फिक्स कमीशन भी हमारे सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक। ओके, पॉइंट क्या क्या है? एडवांस सैलरी हमारी पार्ट नहीं बनता है,
डीए अगर सिर्फ दिया है वो नहीं पार्ट बनेगा, हालांकि डीएनएस पे दिया होगा तो वो पार्ट बन गया है। और अगर मेरे पास फिक्स्ड कमीशन दिया है, फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर नहीं दिया है, तो वो भी मेरा पार्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 78,000 हो जाएगी मीनिंग ऑफ सैलरी। ठीक, यही 78,000 हम यहां लिख देंगे और यही 78,000 यहां हो गया। इसका 10% निकालो, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास है 36,000 माइनस 7800 और इसका 31,200, ये हो जाएगा 31,200 और ये हो जाएगा 28,800। ठीक, इसको निकाल लेंगे तो सबसे कम है आपका 28,800, तो यही 28,800 यहाँ चला जाएगा 28,800। इसका मतलब कि ये हो जाएगा आपका 28,200 आएगा क्या, सॉरी 28,200 आएगा ये। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा आपका 1800। ठीक, ये 1800 आपका आ गया टैक्सेबल अलावेंस। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लोगों ने मीनिंग ऑफ सैलरी निकाल लिया। मीनिंग ऑफ सैलरी केस में हम लोगों ने बेसिक सैलरी ले लिया और डीएनएस पे ले लिया। मेरा मीनिंग ऑफ सैलरी निकल गया। इसी मीनिंग ऑफ सैलरी को मैंने प्रोविजन में क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, ओके सर। ये हमारा आ गया लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 28,200 और यही 28,200 हम ऊपर भेज देंगे, मेरा जाएगा 1800। कहानी खत्म। ठीक है सर, यहां तक तो हम लोग को क्लियर हो गया। अब अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है कि आप निकालिए कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, यानी कि अगर आपसे कहता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, तो उस केस में क्या करेंगे, हम ये सारा चीज ले लेंगे, यानी कि बेसिक सैलरी भी जाएगी, डीएनएस पे भी जाएगा, डीएनएस अलावेंस भी जाएगा, फिक्स कमीशन भी जाएगा, एडवांस सैलरी भी जाएगा और एचआरए। और एचआरए के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी हम लोगों ने वर्किंग किया हुआ है, तो एचआरए हमको रिसीव हुआ है 30,000 और माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे एग्जेम्पशन। ठीक, माइनस कर देंगे या लेस कर देंगे एग्जेम्पशन, और एग्जेम्पशन हमें कितना मिला है 1800 का, सॉरी 28,200 का, तो ये हो जाएगा 1800। ठीक, और जैसे ही 1800 होगा, अब हम इसको जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा 72 6 78, 78 6 84 10 94 2 96, 1,06,000, 1,07,800, 1,07,800 हमारा हो गया टैक्सेबल सैलरी। सर टैक्सेबल सैलरी निकालते समय हम सबको लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अगर हमको निकालना होगा टैक्सेबल सैलरी, यानी कि कितनी सैलरी टैक्सेबल है, तो उस केस में हम सैलरी के सारी चीजों को ऐड करेंगे, चाहे वो बेसिक हुआ, चाहे वो डीए हुआ, चाहे वो डीपी हुआ, चाहे वो पे फिक्स कमीशन हुआ, चाहे वो एडवांस सैलरी हुआ, सारा का सारा सैलरी का पार्ट बनेगा। लेकिन जब हम एचआरए निकाल रहे होंगे और एचआरए निकालते समय मुझे वर्किंग करनी होगी, तो उस केस में मीनिंग ऑफ सैलरी क्या लेंगे, उस केस में मीनिंग ऑफ सैलरी लेंगे बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम लोग और उठाते हैं न्यूमेरिकल और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और उठाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं एक बार पढ़ देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर अकरम जो है वो लखनऊ में रहते हैं और उनको 84,000 का बेसिक पे मिलता है और 10% मिलता है डीएनएस अलावेंस के तौर पे अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि
84,000 इनको बेसिक पे है और 10% है इनका डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो अपने भाई के घर में रहते हैं 30 सितंबर 2019 तक, जिसके लिए उसने कोई भी रेंट पे नहीं किया। उसके बाद से 1 अक्टूबर 2019 से इसने रेंटेड हाउस लिया है 4,000 पर मंथ पे, यानी कि 4,000 पर मंथ के हिसाब से वो रेंट पे करता है। द एम्प्लॉयर पेड हिम 1,000 रुपीज पर मंथ एज HRA थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, और उसको 1,000 रुपये मिला है HRA के तौर पे। आइए चलिए सबसे पहले बेसिक सैलरी देखो इसका। तो बेसिक सैलरी है इनकी 84,000, ठीक है। और उनको डियरनेस अलावेंस मिलता है इनको 10% एज डियरनेस अलावेंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 10% पे मिलता है डियरनेस अलावेंस का, यानी कि 10% 8400 का यानी कि मिलता है। लेकिन कह रहा है अगर इतने पे रुक जाता तो हम नहीं लेते, लेकिन कह रहा है कि ये जो है वो फॉर्म पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट है, यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा बन रहा है। तो यानी कि 10% इसका 8400 ये भी हमारा हो गया, ठीक है। उसके अलावा इनको मिलता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा इनको HRA मिलता है और इन्होंने रेंट पे किया है। अब जो बात हम कहने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझना। एक व्यक्ति है अकरम, अपने भाई के घर पे रहे 6 महीने तक, यानी कि 30 सितंबर तक वो अपने भाई के घर पे रहे। 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 30 सितंबर तक इतने पीरियड वो अपने भाई के घर पे थे, अपने भाई के घर पे थे। जरा बताओ भाई को उन्होंने रेंट पे किया होगा? नहीं पे किया होगा, यानी कि रेंट पेड कितना है? रेंट पेड इन्होंने किया है नील 6 महीने तक। इसके बाद से उन्होंने रेंट पे घर लिया और घर उन्होंने लिया है 4,000 पर मंथ के हिसाब से। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। कंपनी ने कहा कि ओके, कंपनी ने कहा तुम भाई के घर पे रह रहे हो कि कहां रह रहे हो हमको पता नहीं है, हम तुमको 1,000 पर मंथ दिए हैं थ्रू आउट द ईयर। तुम अपने भाई के रह रहे हो, तुम कहां रह रहे हो मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। हम तुमको 1,000 पर मंथ देंगे पूरे साल भर का, यानी कि 1,000 गुणे 12, यानी कि मैंने तुम्हें HRA कितना दिया? 12,000। इतनी बात समझ में आई? फिर सुनो। 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक वो अपने भाई के घर पे रहा, लेकिन उस समय भी उसको HRA मिल रहा था, और उसके बाद भी उसको HRA मिला, ठीक है। 1,000 पर मंथ के हिसाब से एम्प्लॉयर दिया, 12 महीने का उसको कितना दे दिया? 12,000। ओके सर। लेकिन ये 6 महीने तक रेंट पे कुछ भी नहीं किया, और उसके बाद से उसने 4,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट पे किया। बताओ 4,000 पर मंथ के हिसाब से कितना रुपया रेंट पे किया? 24,000। ओके सर। अच्छा, अब मामला फंसा कैलकुलेशन का, ठीक है। कैलकुलेशन, तो जब हम कैलकुलेशन निकालते हैं तो एक्चुअल HRA रिसीव हुआ है 12,000। ओके, एक्चुअल HRA कितना रिसीव हुआ है? 12,000। एक्चुअल HRA कितना रिसीव हुआ है? ध्यान से अब मेरी बात सुनना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है
कि एग्जेम्पशन आप तब लेते हो जब आपने खर्चा किया। एग्जेम्पशन आप तब लेना मुझसे जब तुमने खर्चा किया। जब तुमने खर्चा नहीं किया तो उसका एग्जेम्पशन तुमको नहीं मिलेगा। तुम्हारी कंपनी तुमको क्या देती है मुझे मतलब नहीं। तुम्हारी कंपनी तुमको 12,000 साल भर दी है, मुझसे मतलब नहीं। 12,000 तुमको मिला है, हाथ में मिला है, लेकिन अब तुम हमसे क्या मांगने जा रहे हो? एग्जेम्पशन। और जब एग्जेम्पशन मांग रहे हो तो उस केस में हम सिर्फ उतने ही पीरियड का कंसीडर करेंगे जितने महीने तुमने सफर किया या जितने महीने तुमने रेंट पे किया। क्योंकि जब तक तुम अपने भाई के यहाँ थे तब तक तुमने कोई रेंट पे नहीं किया, इसका मतलब कि तुम हमसे एग्जेम्पशन भी क्लेम नहीं कर सकते हो। तो उस केस में हम यहां पे एक्चुअल एचआरए जो रिसीव्ड है वो 1,000 इंटू 12 ना लेकर के हम लेंगे 1,000 इंटू 6, क्योंकि 6 ही महीने का ही हिसाब किताब था। तो 6 महीने के हिसाब से हम तुमको एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे। इतनी बात समझ में आई? पक्का? यानी कि जब हम एचआरए रिसीव की बात करेंगे तो उसके हाथ में आया है 12,000, क्योंकि उसने एचआरए कितना रिसीव किया है? 12,000। लेकिन जब मैं उसका कैलकुलेशन कर रहा होऊंगा एग्जेम्पशन का, तो उस केस में मुझे एक्चुअल एचआरए रिसीव का मतलब ये नहीं जो पूरे साल भर मिला है, बल्कि उतने पीरियड का जितने महीने तुमने सफर किया, यानी कि जितने महीने तुमने रेंट पे किया। आगे बात समझो? अच्छा, अब यहां पे आते हैं, मामला फंसता है। 6,000 हमने क्या कर दिया? ले लिया। अब हमारे पास रेंट पेड है, तो रेंट पेड तो हमको दिया हुआ है 4,000 पर मंथ, यानी कि 6 महीने का कितना हो जाएगा? 24,000। और उसमें से माइनस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी। तो 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी का सर मतलब निकालना होगा। बेसिक सैलरी होता है, तो बेसिक सैलरी था 84,000 और 84 सोचा वो डियरनेस अलाउंस था, यानी कि 84,000 कितना हो गया? 92,400। 92,400। इसका 10%, 92,400, इसका 10%, यानी कि 24,000 माइनस 9240। ठीक, तो 24,000 माइनस 9240, अच्छा सैलरी, ओके ओके ओके, बेसिक सैलरी भी है ना, एक सेकेंड, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी हमारे पास है 84,000। ठीक है। अब जब मैंने एचआरए जो है वो 6 महीने का कंसीडर किया है, तो जो एग्जेम्पशन के लिए अब सब के सब कुछ मेरे लिए कितना हो जाएगा? 6 महीने के हिसाब से, यानी कि 6 महीने के हिसाब से का मतलब हो गया 84,000 साल भर का है। इसका मतलब कि 1 महीने का हो जाएगा 12 सत्ते 84, 7,000। इसका मतलब कि 7,000 हो गया पर मंथ, और 6 महीने का ही हमको लेना है, यानी कि 42,000। और फिर इसी का 4200 ही लेंगे, यानी कि 42 और 4 46,200। इसका मतलब कि यहां पे कितना लिख देंगे? 46,200। सेम प्रोसीजर यहां भी होगा, 46,200। ये आ जाएगा आपका 24,000 माइनस 4620, और ये तुम्हारा आ जाएगा 19,380, 19,380, और ये आ जाएगा तुम्हारा 18,480। अब इन तीनों में से जो लिस्ट होगा, इन तीनों में से लिस्ट क्या है? 6,000। इसका मतलब एग्जेम्प्ट कर देंगे 6,000। इसका मतलब कि 6,000 आपका हो जाएगा टैक्सेबल अलाउंस। ठीक है।
इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ कहानी कितने महीने की थी? 6 महीने की थी। तो जब कहानी 6 महीने की होगी तो उस केस में HRA तो आपको पूरे साल भर का रिसीव हुआ होगा, लेकिन एग्जामिशन जो आप क्लेम करेंगे वो 6 महीने के हिसाब से ही क्लेम करेंगे। तो 6 महीने के हिसाब से हम यानी कि 1000 गुणे 12 ना लेकर के 1/6 लेंगे, 6000। जो सैलरी होगी वो भी आपकी कितने महीने की होगी? 6 महीने की होगी। जो रेंट पे होगा वो भी कितने महीने का है? 6 महीने का है। तो जब सैलरी निकालना है तो वो भी मैंने लिया 6 महीने की, तो एग्जामिशन भी कितने महीने का दिया? 6 महीने का। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी कि जब पार्ट ऑफ दी ईयर होगा या पार्ट ऑफ दी मंथ होगा या मंथ में उसने किया होगा, तो उस केस में हम लोग एग्जामिशन जब भी निकालेंगे तो हम लोग मंथली बेसिस पर ही निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, और अब एक और क्वेश्चन लोग उठाते हैं तो उसको नोट डाउन कर लो आप लोग।